नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज ऑथेंटिक किताब के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जैसे सीजीएल है, यूजीसी नेट, जीआरएफ और भी ऐसे एग्जाम है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता कब है, कैसे होता है, तो ध्यान रखें। आप कहाँ पे गए, बाजार में गए होंगे, ठीक है, मार्केट। तो बाजार जाते हैं तो यदि हम 10 रुपये के सामान, ठीक है, 5 रुपया में यदि बेच दिए तो वहां पे हमें पता चलता है कि हमको हानि हुआ है। और उसी 5 रुपया में यदि हम कोई सामान खरीदते हैं और 10 रुपया में बेच दे तो वो हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लाभ हो जाता है। तो ऐसे ही पूरा दुनिया में जितने भी मार्केट है, शेयर मार्केट हो या बड़ा बड़ा सब व्यापार हो, तो इसी स्थिति पर चलती है, इन्हीं तर्क वितर्क के साथ चलती है। एक तरफ प्रॉफिट के तराजू पर तोली जाती है सामानों को, तो दूसरी तरफ हानि के तराजू पर तोल करके देखी जाती है, मापी जाती है, जिससे व्यापार में लाभ या हानि पता चलता है। उसी प्रकार यदि आप शेयर बाजार में देखते हैं तो वहां भी सेम प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे बात उठता है क्रय मूल्य होता है क्या है। तो देखिए, क्रय मूल्य जो है ना, हिंदी भाषा में या गणित की भाषा में उसी चीज को बोला गया है। जैसे हम लोग कोई सब्जी खरीदते हैं तो खरीदने की क्रिया को ही यहाँ पे गणित की भाषा में क्रय मूल्य नाम दिया गया है। आप इसे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, यहाँ से कहीं कोई कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या थी, खरीदी जाती है, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस बोला जाता है। लाभ कब होगा, लाभ का सिंपल से आप इसे ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। देखिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, सिंपल भाषा में भी हम बता सकते हैं, पर ये फार्मूला कहीं जो आपको पड़ेगा, वहां पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और हमेशा क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का ही जिक्र मिलेगा। तो यदि आप सिंपल भाषा में पढ़ेंगे तो वहां पे फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आप इसे, इन बिंदुओं को, इन टॉपिक को, इन ऑथेंटिक चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ताकि आप कभी भी जा करके आगे दिक्कत न हो। हानि अर्थात अधिक किसी वस्तु पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब देख लीजिए खरीदने की क्रिया, उसके विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस अधिक हो तो वहां पे हानि ही होगा, अर्थात आपको नुकसान होगा। लाभ बराबर फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्या हो गया, बेचना, और क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ हमको तब होगा जब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मेरा और क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो हमें लाभ ज्ञात होगा। उसी प्रकार विक्रय मूल्य यदि निकालना रहेगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करते समय, हल करते समय क्वेश्चन को, तो हमें मिल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यदि क्रय मूल्य हमको निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ को, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, बेचना अर्थात यदि हम 50 रुपये में बेचे हैं और उसको घटा देंगे लाभ को तो हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा। हानि उसी प्रकार का, हानि का फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सब फार्मूला आपको किसी भी हाल में ध्यान रखना है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तब होता है जब हानि माइनस विक्रय मूल्य हमको पूछेगा, ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना, केवल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है कॉन्सेप्टों को, ठीक है। इस कॉन्सेप्टों को किसी भी हाल में भूलना नहीं है, भूलेंगे तो फार्मूला भी इसी पर आधारित है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। और यहाँ पे एक और सबसे बेस्ट फार्मूला है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जब भी पूछेगा कितना परसेंट में है, इसके आधारित हम क्वेश्चन भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। उसी प्रकार हानि बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये हानि हमें मालूम हो जाएगा जब लाभ की दर, ठीक है, लाभ की दर हमें प्राप्त होगी। जैसे कहीं कहीं लिखेगा कि 3.5% या 5%, ऐसे, तो वो दर कहलाता है, ठीक है। 100 रुपया को हम 5 रुपया ब्याज लेंगे तो 5 रुपया जो हुआ ना, वही दर होता है। दर जो होता है प्रत्येक महीना ली जाती है उस पैसे पर, मूलधन पर, ठीक है, मूल्य पैसा पर। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस दर 1 + 100 होता है, एक क्रय मूल्य होता है। किस अवस्था में हमको इस फार्मूला को लगाना है, जब लाभ की दरें हमें प्राप्त होगा।
जैसे 5%, 3.5%, 8%, 12.5%। तो 12.5% भी बोलेगा तो आपको मतलब 1/8 ही लगाना है, ठीक है। 1/8 होता है 12.5% को, तो इसे भी हम आपको बताएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार विक्रय मूल्य बराबर होता है 1 + दर/100, तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य होना जरूरी है, ठीक है। क्रय मूल्य हमको ज्ञात होना जरूरी है, तभी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ बेसिस क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर एक और फार्मूला है, विक्रय मूल्य 1 - दर/100 भी होता है, एक क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, और विक्रय मूल्य का होता है 1 - दर/100, ये भी विक्रय मूल्य का फार्मूला है। तो देखिए बार बार इसीलिए मैं आपको रटवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक क्वेश्चन है इन्हीं सब फार्मूलों पर आधारित, ठीक है। कॉन्सेप्ट का आप क्लियर कर लीजिएगा, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। एक आदमी ने एक वस्तु कितना में खरीदा, 200 रुपया में खरीदा और उसे 250 रुपया में बेच दिया, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो सिंपल सी है, हमको क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है, क्रय मूल्य ज्ञात है और विक्रय मूल्य ज्ञात है, तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है क्रय मतलब खरीदा, तो कितना में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा, और विक्रय कितना में किया, तो 250 रुपया में खरीदा। तो देखिए 9, 10 में तो आपको भाषा से बनाना होगा, पर कंपटीशन में तो आपको ट्रिक जरूरी नहीं लैंग्वेज लिखना। तो हमको लाभ कितना हुआ, 50 रुपया का, जो पैसा लाभ हुआ उसी पर हमको फार्मूला लगा देना है। इस 50 रुपये पे हमको लगाना क्या, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ हो गया हमको 50 रुपया, 100 बाय क्रय मूल्य था 200 रुपया, 20 से 20 कैंसिल, ये 25, तो मेरा ऑप्शन 1 सही हो गया ये। तो इस तरह से हमने लाभ प्रतिशत निकाल लिया। सेकेंड है, एक व्यक्ति ने 600 रुपया में साइकिल खरीदा है, कितना में खरीदा है, तो खरीदने की क्रिया को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, अर्थात क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो मालूम हो गया 600 रुपया, ठीक है। अब बेच दिया, बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं, मतलब दोनों तरह से जानना है आपको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो हो गया 575 रुपया, एकदम सिंपल है। कितना रुपया का लाभ हुआ, 25 रुपया का, ठीक है। हानि हो गया, 600 रुपया में खरीदा, 575 रुपये में बेच दिया, तो ये हानि हो गया। तो हमें हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सारा खेलना है आपको, ठीक है, मिल जाएगा। तो 25 रुपया हो गया। अब हमको पूछ रहा है हानि, तो हानि का फॉर्मूला हमने दिया था, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है आपको पहले ही बताया, तो हानि हमको 25 रुपया हुआ, गुने 100 हो गया। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपको ध्यान रखना है 600 रुपया है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब इसे काटेंगे तो 6 चौके 24, अर्थात हमको मिलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिया हूं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा, 15,000 रुपया में, ठीक है। इसकी मरम्मत पर 2500 रुपया खर्च किया, तब उसने उसे 16,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। उसके हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखिए राम जो था वह क्या करता, पुरानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा, तो 15,000 में खरीदता है। इसकी मरम्मत पर फिर 2,500 रुपया और खर्च कर देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2,500 और खर्च कर देता है। तो जोड़ेंगे तो 15 दूनी 17, 17,500 रुपया हो जाता है। इस तरह से टोटल जोड़ लीजिए, सिंपल है। ताकि देखिए पढ़ने वाला हम इसलिए इतना छोटा छोटा चीज सोल्यूशन कर रहे हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, ताकि आप जो है से समझ जाए। 17,500 हुआ इसको टोटल खर्च, ठीक है, किसका, राम के। अब बेच कितना दिया, ये भकलोल मूर्ख 16,000 में बेच दिया। कहीं ऐसे व्यापार होता है, इनको सब, इन मूर्खों को किसी तरह से नुकसान होता है, डूब जाता है, कहेगा डूब गए व्यापार में। तो 16,000 हो गया। अब 16,000 में क्या करना है, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 16,000 में बेच दिया और 17,500 में खरीदा था, तो कितना हो गया, 16 1 17, अर्थात 1,500 रुपया का क्या हो गया, उसको हानि हो जाता है। तो अब हमें हानि का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि कितना हो गया, 1,500 हो गया, गुने
100 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्रय मूल्य कितना हो गया 17,500 हो गया। टोटल ना पूछ रहा है तो मरम्मत वाला भी हम जोड़ देंगे 17,500। अब यहाँ पे हम काट देते हैं 20 कैंसिल, ठीक है। अब यदि कुछ कटेगा तो कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, ठीक है। 15 देखिए 15 एकम 15, ठीक है, 1 हो गया और 2 बच गया। भागा कैसे देना है तो सिंपल से समझिए, यहाँ पे 1500 है इंटू 100 है, उसके बाद 7500, 20 से 20 कैंसिल। आप इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 8.57 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है, अर्थात हमको डी ऑप्शन सही हो जाता है। बटा में है तो कहीं कहीं पॉइंट में रहेगा, कहीं कहीं बटा में रहेगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मोहन ने एक वस्तु को कितना में खरीदा, 300 रुपया में खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया। तो 300 को 15% लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो 300 को 15% कितना हो जाएगा, अर्थात 100 रुपये में 15%, तो 115 रुपया हो जाएगा। ये हो गया, लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 115 बटा 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल। आप यदि कुछ कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 15 इंटू 3 तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, ये हो गया 345। ऑप्शन सी आंसर मेरा सही हो गया। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन जो है से हमने आपको दे दिया हूं क्लियर करके, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट है इसके अंतर्गत में, परसेंटेज निकालना है, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे ब्याज वगैरह निकालना पड़ता है, पर यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर थोड़ा सा फार्मूला लगाना है, दर वगैरह भी निकालने के लिए देगा, तो उसका भी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं दर का, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 10% की छूट देने के बाद उसे 44% का लाभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, नेट में, ठीक है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहले माना कि क्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वगैरह कुछ हमको पता नहीं है, केवल 10% का क्या छूट है और 44% का लाभ, हमें दो ही चीज हमको मालूम है, तो इसको आपको ध्यान से बनाना होगा। हल्के में लीजिएगा तो फिर चले जाइएगा हवा में। तो माना कि हमें लिखना पड़ेगा, माना कि क्रय मूल्य मान लेना होगा कितना, 100 रुपया, और शुद्ध लाभ कितना हो गया, यदि 100 रुपया हमको क्रय मूल्य है, शुद्ध लाभ हमको 44 रुपया बोल रहा है, कितना 44%, अर्थात हो जाएगा 144 रुपया, ठीक है। 100 प्लस मतलब 44% मतलब 144 रुपया। तो ये यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया स्टेप। अब इसके आगे क्या करना है, तो हमें अंकित मूल्य निकालने की स्थिति में दूसरे रूप से ले रहे हैं, तो अंकित मूल्य जैसे 100 रुपये फिर से हम मान लेंगे, ठीक है, अंकित मूल्य को, और विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है 10% का, तो 100 रुपया का माइनस कर देंगे 10 रुपया, तो हमको कितना मिलेगा, 90 रुपया मिलेगा। यहाँ तक किसी तरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 90 रुपया का अंकित मूल्य जो है से कितना है, 90 रुपया का अंकित मूल्य हमको हो गया सीधा 100 रुपया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य जो है से 1 रुपया है, क्या है, विक्रय मूल्य जो है से 1 रुपया है, तो अंकित मूल्य जो हो जाएगा 100 बटा 90, देख लीजिए 1 रुपया बराबर 100 बटा 90 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अगर विक्रय मूल्य हमको कितना 144 रुपया है, तो अंकित मूल्य लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य बराबर होता है, यहाँ पे रुपया दे देंगे, ठीक है, 100 बटा 90, ये हो गया, फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से। यदि आप इसे काटेंगे तो हमको मिलेगा 160 रुपया मिलेगा। उसके बाद 160 से हमें क्या करना है, इसका आगे भी खेल है, प्रोसेस है, हर स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब अंकित मूल्य हमको कितना मिल गया, 160 रुपया है, ठीक है, और 10% के कितना दे रहा है, छूट दे रहा है, ये ध्यान रखेंगे, 10% का छूट दे रहा है। इसके बाद आपको और विक्रय मूल्य हमको कितना मिला है, 144 रुपया। तो इन बिंदुओं को भी आपको ख्याल रखना है। तो 100 रुपया मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो उसके बाद लाभ हमको कितना हुआ है,
44% का, तो 100 माइनस 160 हो गया मेरा टोटल। ठीक है, 160 तो हम निकाले वहां पे, 160 माइनस 100 बराबर कितना बच गया, हमको 60 रुपया बचा है। अब 60 रुपया मतलब 60%। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम अंकित करेंगे, लिखेंगे कि शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ कितना है, तो शुद्ध लाभ बटा हो जाएगा प्लस फिर छूट को जोड़ेंगे, छूट हो जाएगा, नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस छूट, इस तरह से हम बना लेंगे। तो बनाने समय आपको ध्यान रखना है कि 44, ठीक है, प्लस 10, ये तो हमको छूट हो गया था, 10% छूट दे रहा था, शुद्ध हमको 44 रुपया था। उसके बाद 100 माइनस 10 तो कितना मिलेगा, केवल हमको मिलेगा इंटू, फिर यहाँ 100 से कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो हमको 60% मिलेगा। तो 60% आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, इसे आप हल्का में नहीं लीजिएगा, लेकिन इसी तरह बनेगा सेम प्रोसेस से। यदि आप दूसरे प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन यह नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उनको भी आपको सोल्यूशन करना होगा। कैसे करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये तो सिंपल है, लेकिन दर जब निकालना रहेगा उस बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, तरीका से पढ़िए। कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपये में बिकता है, यदि 888 रुपये में बिकता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बोल दिया है, तो लाभ गुने, ठीक है, ये फार्मूला आप कभी भी भूल करके नहीं लगाएंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल वाला, यह फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन करने के लिए एक फार्मूला हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या ज्ञात है उस पर ध्यान रखना है। बिकता है तो दो चीज हमको, दर हमको पता है, दर है 15%। उसके बाद प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। और विक्रय मूल्य हमको पता है, ठीक है, विक्रय मूल्य भी हमको बेचता है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य हो गया 851 रुपया, ये हमको ज्ञात है। तो दो चीज हमको यहाँ से प्राप्त है, तो इसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो विक्रय मूल्य का हम लोग हमको मतलब एथी निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य का फार्मूला लगा लेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, 1 प्लस दर बटा 100 का फार्मूला लगा लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 851, ठीक है, 1 प्लस 15, दर 15 रुपया है, उसके बाद 100, इसको करने डिवाइड दीजिए। सोल्यूशन करना है तो आप सीखिए, पहले नीचे वाला को क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लीजिए, 1 मान करके आपको जो है से इसको सोल्यूशन करते जाना है। 1 मान लिए, अब नीचे यदि करेंगे 100 हो जाएगा, वैसे यहाँ पे 100, ठीक है, अर्थात ऊपर में 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल से ध्यान रखिएगा, 100 बटा 115, और ये हो जाएगा 851। तो यहाँ पे 1 है तो इसको हम पलट देंगे, 851 बटा 115, ये हो गया। और ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इस तरह से गुना में। तो आप इसे हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद हमको कितना मिलेगा, 740 रुपया मिलेगा, 740 रुपया मिलेगा। आप पूछ रहा है कि हमको लाभ प्रतिशत ने बोला है जी, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 888 माइनस, ठीक है, 740, ये हो गया मेरा। अब इसको घटाएंगे तो हमको मिला कितना, 148 मिल गया। अब 148 बराबर लाभ गुने फार्मूला जो बोले थे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमको कितना मिल गया है, तो अभी हम बता रहे हैं, जैसे इसी को लाभ हमको मिल गया 148 इंटू 100 हो गया, और क्रय मूल्य जो था 740 रुपया बराबर, यदि 10 से 10 कैंसिल, इसे काटेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 20% मिलेगा आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में, सीजीएल में बहुत सारे जगहों पे दिखाई देगा। थोड़ा सा इसे और घुमाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, ताकि आपका मेंटलिटी पावर को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, न हड़बड़ाना वगैरह नहीं है, किसी भी तरह से हिम्मत से धैर्य के साथ बनाना है। तभी मैथ जो है धैर्य का क्वेश्चन होता है।
यदि आप इसे हड़बड़ाएंगे तो निश्चित है कि आंसर जो है इसे गलत आ जाएगा। तो इसके बाद इसी सीरीज में हम बताने जा रहे हैं वैचारिक सिद्धांतों पर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑथेंटिक किताब को ही मैं फोटो खींच करके आपके सामने बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। ऐसे जगह पे एनालिसिस मैंने किया हूं, तर्क किया हूं कि आपका कॉन्सेप्ट नेट जीआरएफ में गारंटी है कि 2-4 प्रश्न यहां से आ ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह प्रक्रिया जो तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संकल्पना, बी निष्कर्ष, सी संकेतार्थ, डी सम्मेलन। आंसर उसे निष्कर्ष बोला जाता है। किसी भी तर्क वगैरह करके हम उस परिणाम तक, लास्ट बिंदु तक पहुंच सकते हैं। मोटा मोटी कोई भी जज निष्कर्ष देता है, मतलब तर्क करते करते उस परिणाम तक, लास्ट रिजल्ट तक पहुंच ही जाता है, तो निष्कर्ष देता है लास्ट में, ठीक है। उसी प्रकार ऐसा तर्क वाक्य जो किसी निष्कर्ष का समर्थन करता है, लेकिन मैं उसको क्या कहा जा सकता है। निष्कर्ष, प्रस्तावना, अवधारणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसे क्या बोला जाएगा, आंसर हो जाएगा उसे प्रस्तावना बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। थर्ड है ऐसी प्रस्तावना जो आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ होती है उसको क्या कहा जाता है। बृहद पर, संकल्पना, निष्कर्ष, न्याय संगतता। आंसर सी निष्कर्ष बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि नेट जीआरएफ में हूबहू दिखाई देंगे। आगमन और निर्गमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप हैं। विश्वास का, अवधारणा का, तर्क का, संकल्पना का। किसके 2 आधार स्तंभ है। आंसर हो जाएगा यह तर्क के 2 मुख्य आधार स्तंभ हैं, आगम और निर्गमन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक तर्क जिससे हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ तो करते हैं कथन के साथ, और एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्गमनात्मक तर्क बोला जाता है कि आगमनात्मक तर्क बोला जाता है। सी में है असामान्य तर्क, डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी आगमनात्मक तर्क बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से फंसने फंसाने वाले क्वेश्चन बनते हैं जिससे रिजल्ट नहीं होता है। 6 है निम्नलिखित में से निर्गमनात्मक तर्क की पहचान किसके साथ की जा सकती है। ए संश्लेषित निष्कर्ष के साथ, बी है विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के साथ, सी है दोनों ए बी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी हो जाएगा विश्लेषणात्मक तर्क के साथ किया जाता है। 7 है निम्नलिखित में से किसे असामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रस्ताव का, तर्क का, संकल्पना का, भ्रम का। किसके साथ, सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के साथ, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये प्रस्ताव को। 8 है निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के साथ निर्णायक आधार प्रदान करते हैं। आगमनात्मक तर्क, विधायी तर्क, सहज ज्ञान युक्त तर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी विधायी तर्क जो है से तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार माना जाता है, मुख्य स्तंभ। 9 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेद निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है। यह स्पष्टता, बी में है निश्चितता, सी में है अनिवार्यता, डी में है निश्चितता। कौन सा होगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी निश्चितता। 10 है आगमनात्मक तर्क आमतौर पर होते हैं विशेषणात्मक, संश्लेषित, सहज ज्ञानयुक्त, सौंदर्यात्मक। कौन सा विकल्प सही होगा, आंसर हो जाएगा बी संश्लेषित विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही है। 11 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्गमनात्मक युक्तिवाद से प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में संबंध दर्शाता है। कारण प्रभाव, बी में है विशेषणात्मक सिंथेटिक, सी है निहितार्थ अनुलाग, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सी हो जाएगा निहितार्थ अनुलाग। 12 है आगमनात्मक तर्क में कौन सा शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है। संभावित, निश्चित, स्थिर, पूर्व अनुमान। आंसर हो जाएगा ये संभावित, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
13 है निश्चितता क्या है, एक वस्तुगत तथ्य है, बी में भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक है, सी है तार्किक है, डी है सात्विक है। क्या है आंसर हो जाएगा सी, यह तार्किक है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगमनात्मक तर्क को सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है, वैधता या वैधता, बी में है शक्तिशाली या कमजोर, सी में नियमित अनियमित, डी में निश्चित या निश्चित। कौन सा विकल्प आपके नजर से सही होगा, वह होगा बी शक्तिशाली और कमजोर। 15 है न्याय संगतता में सत्य या असत्य किससे संबंधित है, तर्क से, निष्कर्ष से, युक्तिवाद से या प्रस्तावना से। तो न्याय संगतता किसके पर आधारित है, किस चीज को वह सत्य मानता है, तो आंसर हो जाएगा 15 का सीधा सी पर चलेंगे, प्रस्तावना पर। 16 है निम्नलिखित में से वैधता या वैधता का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, नियामक तर्क, प्रस्ताव, शब्दावली, अवधारणा। किसके विरोध में किया जाता है, तो नियामक तर्क के अपेक्षा की जाती है। 17 है वैध तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ है कि ए तर्क का आधार मजबूत है, बी कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं है, सी प्रस्तावना सत्य है, डी वैधता निश्चित है। क्या सत्य है, आंसर हो जाएगा बी कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं होना चाहिए, तब वह जो है वैध तर्क या तर्कों के निष्कर्ष क्या होना चाहिए, असत्य होने का अर्थ दर्शाता है। 18 है समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्यवहारिक सामाजिक संगतता, सी है व्यक्तिगत संतोष, डी है पुनः अवलोकन। आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा पुनः अवलोकन। 19 है निर्गमनात्मक तर्क में सम्मिलित है, पर्याप्त साक्ष्य, बी आलोचनात्मक विचार, सी तार्किक संबंध देखना, डी पुनः अवलोकन करना। क्या होना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा तार्किक संबंध देखना। 20 है तर्क दोष है सच तर्क का, झूठा तर्क का, मान्य तर्क का, अमान्य तर्क का। क्या होना चाहिए, तर्क दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा बी झूठा तर्क, ये सबसे बड़ा तर्क दोष का मान्य है। ठीक है, इसलिए तर्क में क्या होना चाहिए, झूठा तर्क नहीं होना चाहिए, यह दोष माना जाता है। 21 है आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्व अपेक्षा करती है, ए प्राकृतिक एक रूपता का, बी ईश्वर की विश्वास ने बनाया है, बी विश्व को ईश्वर ने बनाया है, सी प्राकृतिक की एकता, डी प्राकृतिक का नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्राकृतिक की एक रूपता आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है, उपेक्षा करती, क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्राकृतिक एक रूपता पर है। 22 है अधिक किसी निर्गमनात्मक तर्क की प्रस्तावना सत्य हो एवं निष्कर्ष असत्य तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस तर्क के बारे में कहा जा सकता है, वेद, अवैध, अवर्णनीय, बलपूर्वक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी अवैध। 23 है निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए, माना नश्वर है, तो सब में एक ही विकल्प दिया हुआ है, तो इसे कूट में आपको नीचे दिया गया, कौन सा कूट सही होगा, इसलिए सभी मानव नश्वर है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, इसका यहाँ पे दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, निर्गमनात्मक तर्क का, आगमनात्मक तर्क का, न्याय संगतता तर्क का, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी आगमनात्मक तर्क का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत्य प्रस्तावों पर आधारित वेद निर्गमनात्मक तर्क का वर्णन करता है, सही का, सही नहीं का, भ्रामक का या स्पष्टता का। कौन सा विकल्प सही होगा आपके नजर से, तो वह होगा बी सही होगा। आप देने का कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। 25 है किसी निर्गमनात्मक तर्क को सिर्फ और सिर्फ तभी ठोस माना जाएगा यदि यह क्या होना चाहिए, वेद हो तथा इसकी सभी प्रस्तावना सत्य हो। बी में दिया हुआ अवैध हो तथा सभी प्रस्तावना क्या होना चाहिए, सत्य हो। सी में है वेद हो तथा इसकी एक प्रस्तावना
असत्य हो, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डी है वैध हो तथा इसका निष्कर्ष असत्य हो। आंसर हो जाएगा ये वैध हो तथा इसकी सभी प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। सी है लक्ष्मण नैतिक रूप से इच्छा व्यक्ति है, तो इसका लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह धार्मिक है, वह शिक्षित है, वह धनी है। डी में है विवेकी है। जून 2000 में आया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है डी, वह विवेकीशील होना चाहिए तभी तो वह होगा। 27 एक निर्गमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता है यदि इसका या इसका आधार वाक्य सही है या निष्कर्ष सही है। आंसर हो जाएगा 27 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बी हो जाएगा क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, समय भी इन्वेस्ट हो जाएगी। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के मध्य संबंध को दर्शाता है। प्रस्तावना, मुखार्थ। सी है न्याय संगतता। डी है उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना दर्शाता है। 9 है तार्किक युक्ति की रचना का आधार है आकृतिक वेधता, तथ्यात्मक सत्यता। सी है भाषकीय अभिव्यक्ति। डी है उदाहरणों की उपायुक्ता। आंसर 29 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आकारिक वेधता। 13 है निर्गमनात्मक तर्क का निष्कर्ष है आधार वाक्यों का योग। आधार वाक्यों पर अनिवार्यता आधारित नहीं होता है। सी है आधार वाक्यों में फलित होते हैं। डी है आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 का आंसर सी हो जाएगा, आधार वाक्यों से फलित होते हैं। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्याय संगतता को दर्शाता है। निर्गमनात्मक, अज्ञात्मक, प्रायोगिक या काल्पनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय संगतता को दर्शाने का क्रिया किस अनुसार होता है। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, निर्गमनात्मक। 32 है न्याय संगतता के प्रश्न में होने चाहिए क्या होना चाहिए, 3 पद, 4 पद, 6 पद या 5 पद। क्या होना चाहिए न्याय संगतता में, कितने पद होना चाहिए। 32 का है 3 पद होना चाहिए। 33 दो प्रकार के प्रस्ताव हैं, संप्रीतार्थ, मुखार्थ। बी है श्रेणीगत, नियमबद्ध। सी है दोनों, ए बी। डी में उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर बी हो जाएगा 33 का, श्रेणीगत और नियमबद्ध होना चाहिए दो प्रकार के प्रस्ताव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के बीच संबंध को दर्शाता है। विषय, विधेय, वस्तु या संयोजक। 34 का आंसर डी हो जाएगा, संयोजक। 35 है निर्गमनात्मक तर्क वैध होता है यदि आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष सत्य हो। बी आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो। सी आधार वाक्य सत्य हो, निष्कर्ष असत्य हो। डी आधार वाक्य सत्य हो, निष्कर्ष असत्य हो। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष क्या हो, असत्य हो। 36 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य निम्नलिखित कूट में चुने। 36 का आंसर सी हो जाएगा, वैध तर्क की असत्य प्रस्ताव एवं असत्य निष्कर्ष से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुट में दिया हुआ है तो ये बिल्कुल कुट सही है, ऑप्शन सी। एवं किसी शब्दकोश में दिए अर्थ के अलावा निहितार्थ भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं मुखार्थ, संकेतार्थ, दोनों ये भी। डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी, संकेतार्थ बोला जाता है। दोस्तों देखिए यूजीसी नेट में स्क्रीन पर आपको हूबहू इसी तरह क्वेश्चन छपे हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि निर्देश को आपको सही ढंग से पढ़ना है। 31 से 35 तक इसी पर आधारित है, जो ये पाई चार्ट दिया हुआ इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में सरकार द्वारा जारी भारत ब्रांडों के क्रेताओं को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4-5 प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे संस्थागत निवेश है, गैर निवासी भारतीय हैं, कंपनियां हैं, पेंशन फंड है, आम नागरिक है और बैंक है। तो सबका यहाँ पे परसेंटेज के रूप में दिया हुआ 34%, 16%, इस तरह से। तो आपको इन्हीं बिंदुओं को ख्याल रखना है कि किसको यहाँ पे सोल्यूशन करने से हमको लाभ होगा, किसके बारे में पूछा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर पाई चार्ट पर है कि यदि गैर निवासी भारतीय 8,000 करोड़ का निवेश करते हैं तो कंपनियां
और संस्थागत निवेशों ने मिलकर ब्रांडों को कितना क्रय किया है? ऑप्शन ए 48,726 करोड़, बी है 48,000 करोड़, सी है 50,827 करोड़, डी है अपर्याप्त है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा है किसके बारे में पूछा, कौन कौन ब्रांड हैं, तो कंपनियों और संस्थागत निवेशों के बारे में। तो दोनों का आप जोड़ेंगे 34, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 33 और 34 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 33 प्लस 34 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 67% मिलेगा। अब इसे 67% को हमको करना क्या है, इसको आपको माइंड से टेस्ट करना है। तो 67 गुने 11, ठीक है, इंटू 8,000, ये ध्यान रखेंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48,700 करोड़ रुपया मिलेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। सेकंड इसी पर है कि अधिक कुल निवेश 55,000 करोड़ का हुआ है, तो पेंशन फंड और आम नागरिक ने कितना बजट किया है? तो पेंशन फंड कितना था, 16 प्लस 4 था, तो आम नागरिक के बता रहा है बटा 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में है। इसमें 55,000 हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इससे 20 से 20 कैंसिल, तो 16 4 20 हो गया इंटू 55, ठीक है, 550। तो इससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 का तो हमें मिलेगा 11,000 करोड़ रुपया। ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड उसी प्रकार है, यदि संस्थागत ने 33,000 करोड़ का निवेश किया तो गैर निवासी भारतीय ने भारत के ब्रांडों में कितना निवेश करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना निवेश करता है ये आपको पूछ रहा है। कितना परसेंट निवेश करता है ये भी आप 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 12,500 करोड़। तो यहाँ पे पूछा संस्थागत एथियो के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 33% को, उसके बाद है योगदान कितना देता है, 11% योगदान दिया है। इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधे 33, ठीक है, 33,000 से। तो 33,000 मेरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऊपर में है, तो 33,000 से इसे मार दिए। अब काटे तो 1 से 1 कैंसिल, मतलब 11,000 करोड़ आंसर, बी आंसर मेरा सही हो गया। 34 है, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ का होता तो बैंक और आम नागरिकों द्वारा निवेशों में कितना अंतर होता? अंतर पूछ रहा है, तो बैंक और आम नागरिक को हम माइनस कर देंगे। तो बैंक और आम नागरिक में माइनस करेंगे तो 4 - 2 बराबर 2% हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमें कितना खर्च कर रहा है कुल निवेश, तो 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, निवेश किया है शेयर बाजार में। अब इसे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2% 2/100 कर देंगे, इंटू यहाँ कर देंगे 55,000, इस 20 से 20 कैंसिल और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 1100 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन बी। 35 है, यदि आम नागरिक और बैंकों में कुल निवेश पेंशन फंड के निवेशों में टोटल 5,000 करोड़ का अंतर है तो कुल कितना निवेश हुआ? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 55,000 करोड़ या 11,000 करोड़। तो 35 में हमें क्या करना है, 16 है, ठीक है, माइनस करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर में दोनों को जोड़ देंगे 2% प्लस 4%, इंटू हम कर देंगे, बराबर करेंगे तो 10% मिलेगा। देखिए 6 4 10 हो गया ना, सीधा सीधे समझिए 10, तो माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 और 2 6 हो गया, तो घटा देंगे तो हमको 10% ऐसे भी मिल रहा है वैसे भी मिल रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। कुल निवेश हमको मिल गया 10%, ठीक है, कुल समझने के लिए आपको हम लिख दे रहे हैं, कुल निवेश कितना मिल गया, तो 10% मिल गया। ये मेरा सोल्यूशन हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि 5,000 करोड़ तो ये निवेश करता है, ठीक है, 5,000 करोड़ निवेश किया है, तो इसे हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, 5,000 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 5,000 करोड़ बटा 10%, तो यदि 10% को नीचे भी 100 दे देंगे तो ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 50,000 करोड़। ये आंसर मेरा सही हो गया। तो जहां भी दिखाई देगा 50,000 करोड़, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने पूरा बैंक पर आधारित क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर दिया पाई चार्ट पर। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। तो ये हो गए मुख्य प्रकार के। इसी 4 स्तंभ से पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थान के जो होती है वो चलती है। ये 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं।
उसके बाद असम में जो है से केंद्रीय विश्वविद्यालय असम विश्वविद्यालय सिलचर में उपस्थित है। और जितने भी ये सब विश्वविद्यालय हैं ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर में स्थित है। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय साउथ बिहार गया में है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जिला नालंदा में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर में यहाँ पे उपस्थित है, एक ही यहाँ पे विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कभी पूछेगा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो आपको छत्तीसगढ़ पे ध्यान देना होगा। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात है जो गांधीनगर में स्थित है। ठीक है। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा है, महेंद्रगढ़ में यह पड़ता है। उसके बाद हरियाणा में 11 है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में है। और कश्मीर की बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर साबा में है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर जो है से श्रीनगर में है। 2 यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय केवल एक है मात्र जो रांची में स्थित है। कर्नाटक में है केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक गुलबर्ग में है। कभी कभी पूछ देता है कि गुलबर्ग कहाँ पे है तो आप ध्यान लगाएंगे कर्नाटक में है। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। केरल में बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल कासरागोड़ा में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कासरागोड़ा। 11 है मध्य प्रदेश। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मैकाल सदन अमरकंटक में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, ठीक है, बहुत बार पूछा है, वर्धा सभा के नाम से भी जाना जाता है, जो यह महाराष्ट्र में है। मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, यहाँ पे मणिपुर में 3 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय। नेशनल सपोर्ट यूनिवर्सिटी कोटरुक मणिपुर में, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 है मेघालय, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय पर्वतीय क्षेत्र है जो मेघालय है, इसकी राजधानी शिलोंग है। यहाँ पे एक पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय खुली हुई है। मिजोरम में भी एक विश्वविद्यालय है जो कि आइजल में पड़ता है। नागालैंड विश्वविद्यालय कैंपस कोहिमा में है हेडक्वार्टर। और 17 है उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा कोरापुट में स्थित है। 18 है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा में स्थित है। भटिंडा कभी पूछेगा कहाँ पे है तो आप पंजाब लगाएंगे। 19 है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान अजमेर में स्थित है। और 20 है सिक्किम, सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक में है। कहाँ पे है? गंगटोक है, ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु में 3-4 विश्वविद्यालय हैं, जैसे एक है केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु कंगला चेरी त्रिवेंद्रमपुरम में पड़ती है। और दूसरा है भारतीय सागरी विश्वविद्यालय चेन्नई, क्योंकि तमिलनाडु जो है से चेन्नई में, ठीक है, यहाँ पे सागर अर्थात समुद्र के किनारे है, तो इसीलिए यहाँ पे एक विश्वविद्यालय खोली गई जहाँ पे लहरों से सागर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ वहाँ के विद्यार्थी डिग्रियाँ लेते हैं और पढ़ते भी हैं। 21 है तेलंगाना हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज विश्वविद्यालय है, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है तेलंगाना में। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा करके अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी शैक्षणिक स्थानों ने शिक्षार्थियों के लिए कहीं भी आने जाने की कोई रोक नहीं है, कहीं भी जा करके विद्या ग्रहण कर सकते हैं। ओस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस हैदराबाद में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू विश्वविद्यालय गाची बावली, ठीक है, हैदराबाद में ये भी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में 4-5 विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये सब कभी कभी पूछ देते हैं तो आपको लगाना होगा ध्यान से। 22 है त्रिपुरा विश्वविद्यालय जो कि सूर्य मणिनगर में अगरतला में स्थित है। उसके बाद 23 है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दिल्ली में है। अलीगढ़ में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी सबसे हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत विख्यात है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्या विहार में लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, लगभग देख लीजिए 2, 4, 5, 6 विश्वविद्यालय। 7 राजीव गांधी विश्वविद्यालय विमान विश्वविद्यालय
क्योंकि राजीव गांधी की हादसा जो हुई थी उससे विमान से रिलेटेड एक यहाँ पे विश्वविद्यालय खोली गई है जो रायबरेली रोड़ा में है। रानी लक्ष्मी केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। कहाँ पे है? झांसी में। इन सभी बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। 24 में है उत्तराखंड, हेमावती नंदन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। और 25 में है पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, जो भारतीय शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह स्थापना की गई थी, उसी के मरम्मत करके एक विद्यालय खोली गई उन्हीं के नाम पर, ठीक है, निकेतन के नाम पर। और दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में बात करें जो केंद्रीय राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, ये भी फेमस है। जामिया मिलिया इस्लामिक जामिया नगर में है, जो कि हमेशा यह एथी में रहता है, चर्चा का विषय बनी हुई रहती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो DRDO के नाम से जाना जाता है। ये सभी विश्वविद्यालय जितने हैं यहाँ पे कुछ न कुछ कंपटीशन वगैरह के थ्रू ही लोग जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये भी दिल्ली में। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी जो इग्नू में होती है, इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है, ठीक है, डिग्रियां मिलती है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ पे संस्कृत, ठीक है, बहुत सारे सांस्कृतिक जो भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे अध्ययन करते हैं विद्यार्थी। केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में है। यहाँ पर भी उसी तरह की होती हैं और देश विदेश के भी विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता को। पांडुचेरी विश्वविद्यालय पांडुचेरी में, जो कि एक ही विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय आनंदपुरम में एक स्थित है। दूसरा है आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कोंडाकारम में। यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, डिग्रियां मिलती हैं, बहुत सारे भाषाओं का यहाँ पे अध्ययन की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। जो विजयनगर में स्थित है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय तिरुपति में भी एक है। उसके बाद लद्दाख की बात करें, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में यह स्थित है। और एक गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा, कहाँ पे है? बड़ोदरा, जो किस नाम से यहाँ पे गुजरात में एक विश्वविद्यालय है, तो गति शक्ति के कभी भी नाम चर्चा में आएगा तो आप हमेशा लगाएंगे गुजरात का नाम सुने हैं, ठीक है, गुजरात राज्य, तो वहीं पे टिक लगाएंगे। और किस जिला में? तो बड़ोदरा जिला में स्थित है। इन सब बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन जो पॉइंट है वो खास करके दिल्ली से है और कुछ कर्नाटक जो है, ये सब उत्तर प्रदेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो बहुत फेमस है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये भी बहुत फेमस है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब बिंदुओं को भी आपको ख्याल रखना है। वाले आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे UGC नेट JRF। अब विभिन्न राज्यों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है या प्रोफेसर की बहाली होती है। या किसी भी राज्य में, जैसे बिहार बीट का आने वाला है, झारखंड में जेट आने वाला है, तो इस तरह से परीक्षा जो होती है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। आप अपनी सफलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करें। आइए क्लास को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। संप्रेषण, संप्रेषण होता क्या है? इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। संप्रेषण, यह टेलीविजन रखने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि आपके सफलता, आपकी समझ जो है से ज्यादा विकसित हो। तो देखिए यहाँ पे टेलीविजन का एक समय दौर था, दूसरे समय रेडियो का था, बहुत ही प्रचलन था, हर घर में हर जगह रेडियो की आवाज गूंज दिखाई देती थी। अब तो जहां तहां सुनाई पड़ रही है। तो रेडियो का इस तरह दिखा करके आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो चित्र के माध्यम से आपको चुटकियों में आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का अर्थ समझते हैं, किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। और कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है। कम्युनिकेशन शब्द जो है से यह लैटिन भाषा से निकलकर आया हुआ है। जैसे एटमोलॉजी प्लस कम्युनिसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है कम्युनिकेशन। आपको यह समझ में आ गई होगी। सामान्य अर्थ तो दोनों हम बता दिए हैं। अब संप्रेषण हिंदी में बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहता है?
विचारों और जानकारी इत्यादि का विनिमय किसी और तक पहुंचाना, बांटना, चाहे वह लिखित रूप हो या मौखिक रूप हो या सांकेतिक हो, संप्रेषण ही कहलाता है। अर्थात हम पत्र के माध्यम से या इशारा से आपने 15 अगस्त के समय देखे होंगे कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उनको इशारा से वहां की चीजों के बारे में संकेतित रूप से बतलाया जाता है। महिला के द्वारा एक रहते हैं, वो संकेत करते, कभी उंगली ऐसे कभी हाथ वैसे। तो क्या है, वह भी एक संप्रेषण का मुख्य भाग है। लैटिन के अनुसार क्या कहता है, लिटिल के अनुसार मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही समत प्रतीक के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है तथा अवांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य होता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति श्रोता द्वारा दूसरे व्यक्ति श्रोता को कुछ सार्थक संकेत, चिन्हों अथवा प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव, तथ्य, सूचना तथा ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण, यहां यह समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी के आदान प्रदान से कुछ अधिक, इसमें जानकारी के आदान प्रदान का प्रयोजन, छिपी हुई भावनाओं का समझना भी आवश्यक है। संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य, सूचना स्वयं को आदत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायता होती है। संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य और कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं और सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी है। उसी प्रकार शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए सेकेंड है, शिक्षा और अधिगम किसी न किसी रूप से जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। बिल्कुल, शिक्षा भी व्यक्ति क्या है, जीवन भर ज्ञान हासिल कर सकता है, अधिगम कर सकता है। अर्थात हम ज्ञान जो अर्जित करते हैं वह मरते दम तक अर्जित करते रहते हैं, जीवन पर्यंत चलती रहती है। संप्रेषण भी उसी प्रकार के, सूचना भी, ठीक है। सूचना जैसे किताबों से हम संप्रेषण लेते हैं, यह भी संप्रेषण है। कम्युनिकेशन किताबों के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, अनेक चीजों से, ठीक है। और बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। संप्रेषण हमें ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करता है जो कि लोगों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप में भाग लेने के सक्षम बनाता है। बिल्कुल। थर्ड है समूह के सुचारू संचालन। प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों से बेहतर समन्वय स्थापित होता है जो किसी भी समूह को प्रभावी संचालन के लिए प्रोत्साहित करता है। 4 है प्रेरणा या मनोबल। संप्रेषण द्वारा एक संगठन में लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या किया जाना है, यह कितनी अच्छी तरह वे कर रहे हैं, प्रदर्शन में सुधार करने के लिए क्या हो सकता है, विशिष्ट लक्ष्य को स्थापित करना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रगति और प्रतिपुष्टि, वंचित व्यवहार को सुदृढ़ीकरण की दिशा, इन सब बातों के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। 5 है नियंत्रण। संप्रेषण औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर व्यवहार नियंत्रण का कार्य करता है। 6 है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। संप्रेषण समाज के एकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें लोगों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का विकास होता है। बिल्कुल, आपने देखे होंगे कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन जरूरी है। यदि नहीं कम्युनिकेशन रहेगा तो होगा क्या कि जितने भी हमारे देश की एजेंसियां हैं उनको देश संभालने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में वहां पे आंदोलन हो गया, स्टूडेंटों की आड़ में वहां पे आतंकवादी अपना रोटी सेक रहे हैं। तो ये सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को भी जोड़ता है। क्या? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ध्यान रखेंगे इस 6 पॉइंट में यही चीज यहां पे दिया हुआ है। संप्रेषण की प्राकृतिक,
गतिशील प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, संप्रेषण गतिशील होती है। आज यहां सूचना गया तो यह सूचना वहां गया, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, इस तरह से यह क्या है, संप्रेषण गतिशील होती है। प्राकृतिक में उसी प्रकार होता भी है, प्राकृतिक के द्वारा भी सूचना हमें मिलती है। संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। देखिए, यहां का निज वहां, वहां का निज वहां, वहां का निज वहां, इस तरह से क्या है, यह प्राकृतिक रूप से गतिशील होती चली जाती है। सेकंड है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव होते हैं। कौन कौन है? श्रवण कौशल है पहला, वादक कौशल है, थर्ड है लेखन कौशल है, फोर्थ है पठन कौशल है। श्रवण कौशल के माध्यम से जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम किसी भी चीज को दूसरे के सामने बेझिझक प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये श्रवण कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर में श्रवण कौशल की क्षमता ज्यादा होता है वो थोड़े से शब्दों में, थोड़ी ही चीजों में वह अधिक ग्रहण कर लेता है। जैसे कुत्ता देखे होंगे, श्रवण कौशल की क्षमता ज्यादा रखता है, वह थोड़ा सा भी आवाज सुनेगा तो फटाक से मर उठ जाता है। वादक कौशल, वादक मतलब अंतर वगैरह, ये इन चीजों को भी ध्यान रखना। लेखन की कौशल की क्षमता आपके अंदर में विकसित होना चाहिए। समय समय पर स्कूलों में लेखन की कौशल की जांच होती रहती है, बच्चों की प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर में संप्रेषण कौशल की, संप्रेषण की विकास हो और निरंतर हमेशा प्रगति, क्योंकि विद्यार्थियों को हर तरह से एजुकेटेड किया जाता है, कौशल की क्षमता बढ़ाई जाती है। वादक से, लेखन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से, और बहुत सारे मापदंड हैं संप्रेषण बढ़ाने का। ठीक है, जैसे पठन कौशल। पठन कौशल के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक बच्चा पढ़ता, सब बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं। तो यह संप्रेषण है, यह भी संप्रेषण कौशल बढ़ाने का अच्छी विधि है। थर्ड है सर्वव्यापक और द्विमार्गीय संदेश वहन। 5 है संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलुओं में घटित होती है। बिल्कुल, संप्रेषण हमेशा निश्चित और सदैव संदर्भ में संबंधित होती है। संप्रेषण प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रणाली को सिस्टम और संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोला जाता है। इन बिंदुओं को भी आपको नोट कर लेना होगा, क्योंकि यदि आप नोट कर लेते हैं तो आपके अंदर में क्षमता विकसित होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, जिससे आपका मनोबल पढ़ने में आगे बढ़ेगा। संचार प्रणाली के तत्व। संचार प्रणाली की कौन कौन सा तत्व हैं? जैसे विषय सामग्री, क्या है? विषय सामग्री है। संचार की विधि है और संचार की प्रक्रियाएं। 3 विधियां यहां पे हैं संचार प्रणाली के तत्व, ध्यान रखेंगे। विषय सामग्री, किसी विषय के माध्यम से निज में आप देखते होंगे वो हम तक बात पहुंचाते हैं। वह किताब भी हो सकता है या किसी भी जगह पर घटी हुई घटना के माध्यम से हम तक कम्युनिकेशन किया जाता है, संचार पहुंचाई जाती है। जैसे कहीं पे तूफान या कुछ वैसे तत्व की घटना हो जाती है या गाड़ी टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मोबाइल के माध्यम से हमारे तक वह सूचना पहुंचती है। संचार की विधि है, जैसे संचार के बहुत सारे विधियां हैं, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, पत्र पत्रिका। संचार की प्रक्रिया, जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से आती है, कितने रास्ते से तय करके आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश में इसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। फर्स्ट है अंतर्वत, संदेश का प्रेषक से प्राप्तकर्ता एक सटीक रूप में विनिमय है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक, संदेश का प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना संदेश पहुंचाने पर प्राप्तकर्ता की भावनात्मक व्याख्या है। थर्ड है सामाजिक निर्माणवादी। 4 है प्रसारण मॉडल। 5 है प्रणालीगत। 6 है आलोचनात्मक पक्ष। उसके बाद है संप्रेषण के मुख्य रूप से 3 मॉडल पेश किया गया है। रेखीय मॉडल, जिसे इंग्लिश में लीनियर मॉडल बोला जाता है। सेकेंड है संवाद मूलक मॉडल, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मॉडल। और थर्ड है कार्य संपादन। ये जो टेलीविजन है ये प्राचीन, मतलब बहुत ही प्राचीन है, अर्थात बहुत ही पुराना है।
इसके माध्यम से भी हमें संप्रेषण मिलता था। इसके बाद कलर टीवी आया, ठीक है। कलर टीवी आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर एलसीडी आया, एलसीडी के बाद एलईडी आया। तो इस तरह से हमेशा टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास होते चला गया। पहले जो टीवी आती थी वो बहुत वजन होती थी, लेकिन आज क्या हो गया कि एलसीडी के बाद एलईडी आया, जो कि बहुत ही कम वजन में बहुत बड़ा चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सूक्ष्म माइक्रोस्कोप वगैरह आ गया, मतलब माइक्रो चीजें आ गए, जैसे मोबाइल वगैरह आ गए हैं। इसके बाद फिर घड़ी में भी टेक्नोलॉजी विकसित होने लग गई है, घड़ियों में भी हमें दिखाई देने लग गया। तो ये संप्रेषण कम्युनिकेशन के मूल्य तत्व हैं। पूछ देगा किस मॉडल को मूल मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो रेखीय मॉडल को मूल मॉडल माना गया है। यह मॉडल संवाद मूलक मूल है तथा कार्य संपादन मॉडलों को आधारशिला भी मानी जा सकती है। नए संप्रेषण विद्वानों ने संप्रेषण पर जो काम किया है उसमें वक्ता, संदेश, प्रतिपुष्टि, श्रोता आदि अधिक रूप से सम्मिलित है। संप्रेषण की नई तकनीकों जैसे टेलीग्राम, रेडियो के आगमन संप्रसारण से प्रभावित थे। हम यह सब 1949 में सैनन और वीवर द्वारा सुझाए गए मॉडल के भीतर इन तकनीक प्रभावों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो स्टूडियो में बैठा हुआ एक व्यक्ति किसी वहां से हमारी कार में श्रवण के लिए रेडियो संदेश भेजता है। जैसे विविध भारती की गाना बहुत प्रचलित थी, विविध भारती स्टेशन एफएम वगैरह, तो इसी बात को यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जैसे आप कार में है, बस में है, तो वहां तक गाना जो है विविध भारती के द्वारा पहुंचाई जाती थी रेडियो के, तो वह जो है सब मौखिक संदेश को कुट करता है। तो आपने यह मॉडल जो था किसके द्वारा पेश किया गया था, सैनन और वीवर के द्वारा यह पुष्टि की गई थी। सामान्य प्रणाली सिद्धांत, इसका प्रयोग जटिल प्रणालियों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहां नोट कर लेंगे सैनन और वीवर जो थे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्हीं का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद यह सिद्धांत स्वयं विभिन्न तत्वों का संग्रह है जो एक साथ मिलकर एकजुट इकाई बनाते हैं। सामान्य प्रणाली सिद्धांत प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है। बिल्कुल सामान्य प्रणाली सिद्धांत जो है यह हर क्षेत्र में, यदि नहीं रहेगा, यदि आज मंगल ग्रह पर लोग गए हैं, चांद पर गए हैं, तो इसी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही गए हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं था। नहीं तो वहां जाना, बहुत सारे कम्युनिकेशन के नेट भी आजकल के समय में बहुत योगदान निभा रहा है, आने वाले समय में और विकसित हो जाएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन का आधार ही है, इस सिद्धांत है, इस निरंतर है, ठीक है, पृथ्वी को, यहाँ के मानव को विकसित करना। गोलापन या सेकुलरिटी, उसे सिद्धांत का नाम जो पुनरावृत्ति संचार के पैटर्न विकसित करता है। पुनरावृत्ति पैटर्न इसके बदले में उसे प्रणाली की संचार प्रक्रिया का संरचना करते हैं। यहाँ पे सामान्य प्रणाली सिद्धांत एक चक्रीय मॉडल पर आधारित ध्यान केंद्रित करता है, जिसे सिस्टम स्वयं अस्थायी होते हैं। यहाँ सिस्टम संचार बनाता है और संचार जो है से बदले में सिस्टम को बनाए रखता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपने जीवन काल में 1863 से 1931 के मध्य प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद को विकसित करने का श्रेष्ठ कार्य किया। उनके व्याख्यानों का संग्रह माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को वर्ष 1934 में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सब जो बुकें हैं किनके द्वारा है, इन चीजों को भी जिक्र करता है, ठीक है, तो आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। रेखीय मॉडल, रेखीय मॉडल सरल तथा एक दिशात्मक होते हैं। यह सब संप्रेषण केवल एक ही दिशा में जाता है। यहाँ एक व्यक्ति प्रेषक या प्राप्तकर्ता हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। अर्थात रेखीय मॉडल में यहाँ पे बात कर रहा है कि एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। यह नोट कर लेंगे, कौन नहीं हो सकता है। जैसे संप्रेषण
अधिक गतिशील है, इसलिए समय अनुसार अन्य मॉडलें क्या हो जाते हैं, उभर कर सामने आए हैं। बिल्कुल, संप्रेषण अधिक गतिशील क्यों है? कम्युनिकेशन हर समय क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है से निरंतर जो है से बदलाव लाते रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। कभी मोबाइल आया, मोबाइल से छोटे छोटे और टेक्नोलॉजी आ जाएंगे आने वाला समय में। ऐसे इसीलिए कहा गया है कि यह जो है से गतिशील है संप्रेषण। ध्यान रखें, कभी भी पूछेगा ऑप्शन दे देगा कि संप्रेषण गतिशील है कि नहीं है, तो वहां 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको लगाना है। अरस्तु मॉडल सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि संप्रेषण मॉडल में अरस्तु का क्या रोल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक क्षेत्र के वैज्ञानिक नहीं थे अरस्तु, यह बहुत ही अनेक क्षेत्रों में अपना मत और अनेक क्षेत्रों को इन्होंने विवेचन भी किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्री में भी अरस्तु का नाम वहां पे जिक्र किया गया है। तो इस ख्याल से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बुनियादी देखें, मॉडल कई सदियों पहले अरस्तु द्वारा सुझाया गया था। इसमें 3 संप्रेषण तत्व सम्मिलित हैं, वक्ता, विषय और दर्शक या श्रोता। यहां वक्ता का मुख्य कर्तव्य श्रोताओं को प्रभावित करना होता है। बिल्कुल, देखे होंगे कोई भी गायक आता है तो श्रोताओं को अपने और अट्रैक्टिव करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि जितना से जितना भीड़ लगे। अभी दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि नेता के द्वारा ऐसे ऐसे चीजों को रखी जाती है भीड़ में जिससे ज्यादा लोग आते हैं। थर्ड है कि आप देखे होंगे कि वोट बैंक के लिए लोग हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी भीड़ जो है से ज्यादा लगे। किसकी? राजनेताओं की। तो यह भी एक संप्रेषण का माध्यम है। यूं कहें तो प्रोत्साहित करना या अनुनयन करना होता है। प्रेरक संप्रेषण को पूरी कला को परिभाषित करने के लिए अरस्तु ने अनुनयन के उपलब्ध साधनों का शोध किया है। अरस्तु के संचार मॉडल को वाक्य पटुता देख लीजिए, या वक्र पटुता या अलंकारिक मॉडल भी कहा जाता है। 3 रूप है, लेकिन तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम क्या है? एक ही है। लेसवेल मॉडल एक वैज्ञानिक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इस मॉडल ने राजनीतिक संचार प्रचार की जांच में सहायता की। इसमें प्रारंभिक सामाजिक शोध के कुछ मॉडल भी सम्मिलित हैं। संचार प्रक्रिया, यह मॉडल मूलतः 5 प्रश्न पूछकर एक तरफा संचार का विश्लेषण करने के लिए एक बुनियादी ढांचा है। किसने क्या कहा, किस माध्यम से कहा, किससे कहा, किस प्रभाव से कहा। इन्होंने 5 बुनियादी मॉडल दिए। किसने? लेसवेल मॉडल के द्वारा। ठीक है, पूछेगा लेसवेल के मॉडल के द्वारा कितना दिया गया है, तो आपको टिक लगाना है 5। कौन कौन? ये भी आप रट लेंगे। किसने क्या कहा, किसके माध्यम से कहा, किससे कहा, किस प्रभाव से कहा, तो आपको रट लेना है। शैनन बीवर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जिक्र पहले भी हमने किया था। ये भी एक वैज्ञानिक है संप्रेषण के सिद्धांत का। शोनन और बीवर मॉडल ने वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में संचार प्रणाली का एक दृश्य मॉडल प्रदान किया, जिसे लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। संचार का गणितीय मॉडल कहा जाता है। आपने मास कम्युनिकेशन जरूर पढ़ा होगा, इसी के अंतर्गत ये सब बातें उभर करके आ रही है। सूचना स्रोत, जहां से कोई संदेश उत्पन्न होता है। सेकंड है ट्रांसमीटर, जो हस्तांतरित करने वाला है। रेडियो में ट्रांसमीटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ट्रांसमीटर यदि नहीं रहेगा तो चुंबकीय को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय में बदलने का कार्य ट्रांसमीटर करता है। खींचने का काम, बहुत सारा प्रयोग होता है, बहुत तरह के ट्रांसमीटर होते हैं। हस्तांतरित करता है, तो ट्रांसमीटर का बहुत बड़ा योगदान होता है हर क्षेत्र में, जो संदेश को संकेत में कूटबद्ध करता है। थर्ड है संकेत, एक चैनल जिसके लिए सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए अनुकूलित होते हैं, यह संकेत। 4 है प्राप्तकर्ता, कूटबद्ध संदेश का कूटा अनुवाद करता है या अर्थ ज्ञात करता है। 5 है गंतव्य, संदेश वास्तव में गंतव्य के लिए होते हैं, बिल्कुल, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए होते हैं। प्रेषित संकेतों को प्राप्तकर्ता द्वारा
कुटानुवाद किया जाता है, फिर उसे गंतव्य पर भेजा जाता है। प्रसिद्ध जो होता है यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है, संकेतों को। तो यह ध्यान रखेंगे कि एक जगह पर दूसरे जगह गंतव्य के लिए भेजा जाता है। 6 है शोर। यह किसी भी रूप से हो सकता है। यह तब होता है जब संदेश संचार चैनल से गुजर रहा हो। यह मूल रूप से संचार प्रक्रिया को विचलित करता है। यह स्थिर तकनीक या भौतिक हो सकता है। शाब्दिक, मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। यह मूल रूप से संचार प्रक्रिया को विचलित करता है। कौन? शोर। सैनन और वीवर ने निम्न 3 स्तर भी बताए हैं: संकेत, शब्दार्थ, प्रभावपूर्ण। संकेत को इंग्लिश में सिग्नल बोला जाता है, सेमेनेटिक। प्रभावपूर्ण को इफेक्टिव बोला गया है। यह भी इंग्लिश के शब्द को आप ध्यान रखेंगे। एक महान वैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम विल्बर श्राम है। इनका मॉडल का अध्ययन करते हैं जो कि संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं। 1954 में संचार के मॉडल का प्रस्ताव रखा गया। श्राम मॉडल ने यह समझने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्तियों, निगमों और अन्य लोगों के बीच में अर्थ कैसे हस्तांतरित किया जाता है और फीडबैक लूप की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। किनके द्वारा? तो श्राम मॉडल के द्वारा किया गया। जैसा कि यह चित्र में आप देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर में अनुभव क्षेत्र है और यहाँ पे स्रोत है, कूट लेखक है, संकेत है, कूटवाचक और गंतव्य है, फिर ऊपर में अनुभव क्षेत्र। तो यह मॉडल विल्बर श्राम के द्वारा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लगा लेंगे। उसी प्रकार इस मॉडल के अनुसार कुटन और कुट अनुवाद एक प्रभावी संचार 2 आवश्यक प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना 2 व्यक्तियों के बीच सूचना का प्रभाव कभी नहीं हो सकता। अधिक संचारक और गंतव्य में कुछ समान है तो संदेश को सही ढंग से समझा जा सकेगा। इस मॉडल में अनुभव का सामान्य क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण तत्व है। इस मॉडल में संकेत अर्थात सिग्नल, स्रोत और गंतव्य दोनों स्थिति के लिए सामान्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मॉडल। श्राम ने वर्ष 1964 में अपने संचार मॉडल में अनुभव के क्षेत्र में भूमिका के बारे में बात किए हैं। किनके द्वारा? तो श्राम के द्वारा। सेकेंड वैज्ञानिक है ऑसगुड संकमम। इन्होंने भी एक मॉडल का प्रतिपादन किए हैं। यह मॉडल प्रेषक और रिसीवर के बीच का संपर्क बताता है, अंतर, ठीक है। संप्रेषण की सामान्य और पारस्परिक रूप से पड़ताल करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को संदेश के कुटक और कुट अनुवाद के रूप में देखता है। यह मॉडल व्यक्तिगत समकालिक संप्रेषण को समझने के लिए और जांच करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास है, जहां प्रतिपुष्टि की प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि प्रतिपुष्टि क्रिया तत्काल है। शोर की वार्तालाप के समय काल में निरंतर स्पष्टीकरण के माध्यम से काम किया जाता है। सेकंड है यहाँ पे इनका मॉडल, जैसे कि ऊपर में संदेश दिया हुआ है, ठीक है। संदेश के रूप में यहाँ कुटक, लेखक, अनुवाद और कुटवाचक, इधर भी उसी तरह है, अनुवाद, कुटवाचक और बीच में संदेश को यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक का प्रतिपादन करने का मुख्य था कि संप्रेषण को अच्छी तरह से समझाना। थर्ड है लिगस मॉडल। ये भी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी एक प्रतिपादन किए हैं संप्रेषण से रिलेटेड। तो लिगस ने वर्ष 1963 में, कब? 1963 में इस अग्रेसिव संचार मॉडल को प्रस्तुत किया। लिगस का ध्यान विस्तार शिक्षा पर काफी सीमा तक रहा। उनके अनुसार विस्तार शिक्षा का ज्ञान प्रौद्योगिकी और विस्तार प्रक्रियाओं उन सिद्धांतों और सामग्री पर निर्भर रहता है जिसका उपयोग वह स्वैच्छिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचार प्रणाली संश्लेषित करता है। उसे संवाद करना, दोहराना, प्रेरित करना आदि प्रक्रियाओं में अपने प्रयास निरंतर रूप से जारी रखने पड़ते हैं। वह भी उसे सीमा तक जब तक प्राप्तकर्ता की और सेवांछित प्रतिक्रिया न आ जाए। लिगस मॉडल के अंतर्गत मुख्य 5 अवयव रखे गए हैं। कौन कौन है? संप्रेषक है,
संदेह या सामग्री, संचार के चैनल है, संदेश का उपचार है, पंचमा दर्शक है, छठा दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हैं। ये है मॉडल, किनके द्वारा? तो लिगस मॉडल के द्वारा। जन मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फर्स नाम करके एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो मीडिया प्रभाव शोधकर्ता इस तथ्य का अध्ययन करते हैं कि व्यक्तियों और समाज का जन मीडिया के प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा अब बढ़ाया जाए या काम किया जाए। बिल्कुल आपने देखा होगा कि 3G, उसके बाद इससे पहले 2G था, तो हमारे जियो के जो मालिक थे उन्होंने हर जगह 4G का क्या किया, केवल बिछा दिए। उसके बाद 5G आ गया। इस तरह से हमेशा प्रभाव में हमेशा बढ़ाया गया, नियंत्रित किया गया अनेक चीजों को, जैसे मीडिया, मनोविज्ञान, संप्रेषण सिद्धांत, समाजशास्त्र, मीडिया प्रभाव, मीडिया संस्कृति आदि जन मीडिया से संबंधित है। इनका व्यक्तिगत या दर्शकों के विचार दृष्टिकोण व्यापक प्रभाव पड़ता है। 20वीं शताब्दी से 1930 के दशक तक प्रारंभ के वर्षों में जन मीडिया एक प्रतिरूप शक्ति के रूप में उभरा। शक्तिशाली मीडिया प्रभाव सिद्धांत की मूल धारणा थी। दर्शक निष्क्रिय और सजातीय थे। यह धारणा अनुभवजन्य साक्ष्य पर नहीं बल्कि मानव स्वभाव की मान्यताओं पर आधारित थी। ये 1930 की बात है। जनसंचार के समाज शास्त्रीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी टॉपिक, ठीक है। क्या है सिद्धांत, इसे आपको पकड़ना है। संचार सिद्धांत के लिए समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विश्वास आदि के बीच एक निष्क्रिय संबंध विद्यमान होता है। किसके किसके बीच में? सामाजिक मूल्य, सामाजिक विश्वास और विचार के बीच में। उत्कर्ष और संवर्धन सिद्धांत, यह एक सिद्धांत है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने कलर करने से मिस्टेक कर दिया हूँ। उत्कर्ष एवं संवर्धन सिद्धांत दिए किनके द्वारा? तो उनका नाम है जॉर्ज गेबर्नर, 1967 द्वारा विकसित किया गया था। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मास मीडिया अर्थात मास कम्युनिकेशन में प्रमुख प्रतीकों की छवियों और संदेशों की अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रमुख छवि पैटर्न को खेती कहा जाता है। मास मीडिया के शक्तिशाली प्रभाव समाज के लिए सांचे का कार्य करता है, अर्थात सांचे का कार्य करता है। VVI कार्यवली स्थिति सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को मैक्सवेल और मैककॉम्बक्स और डोनाल्ड एल शाह द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित किया गया। यह सिद्धांत चुनावों के समय मतदान के बारे में केंद्रित मीडिया के लोगों को क्या सोचना चाहिए बताने में अधिक सफल हुआ है। किसके द्वारा? कार्यवैली सिद्धांत के द्वारा। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब सिद्धांत, इसे आप सभी लोग भूलेंगे नहीं। इन सिद्धांतों को क्लास लंबी होगी लेकिन आपका जीवन का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।